जनक नंदिनी सिया की भूमि, पशुपतिनाथ की भूमि, हाँ हाँ बुद्ध की बोलिए। भूमि। काठमांडू नेपाल से आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। भारत स्वतंत्रता के 74 वर्ष पूरे कर 75वें वर्ष की ओर कदम बढ़ा चुका है। इस पावन अवसर को भारत अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस पावन पर्व की पूर्व संध्या पर नेपाल की राजधानी काठमांडू से मैं श्वेता दीप्ति मित्र राष्ट्र भारत की जनता को असंख्य शुभकामनाएं देती हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। 100 वर्षों की अनवरत लड़ाई के बाद भारत की जनता ने आजादी की सांसें ली थी। आसान नहीं था यह सफर। आज की आजादी लाखों शहीदों के बलिदान का प्रतिफल है। कितने ज्ञात अज्ञात योद्धाओं ने अपनी कुर्बानी दी जिन्हें राष्ट्र याद न रख सका। खुशी की बात है कि इस बार भारत सरकार ने उन गुमनाम शहीदों को याद करने की शुरुआत की है और सम्मान करने जा रही है। कुछ नाम हमें याद रह गए और कुछ नाम बढ़ते कदों में गुमनाम हो गए, जिनके बलिदानों ने भारतीय नागरिकों को यह कहने का अवसर दिया कि हम आजाद हैं। मिलन की कुछ पंक्तियां। दृढ़ निश्चय की हुई घोषणा, गूंज उठा जिससे जग सारा, है स्वतंत्र सब भारतवासी, भारतवर्ष स्वतंत्र हमारा। किसके आगे हाथ पसारे, कौन हमें यह देने वाला, अपनी छिनी हुई आजादी भारत खुद ही लेने वाला। हमने निज अधिकार प्राप्ति के प्रण से पशुबल को ललकारा, है स्वतंत्र सब भारतवासी, भारतवर्ष स्वतंत्र हमारा। जब तक अंतिम भारतवासी जीवित बचे आत्म बलिदान में और रक्त का अंतिम कण हो बाकी उसके आहत तन में, तब तक उसके सुदृढ़ करों में झंडा रहे राष्ट्र का प्यारा। स्वतंत्र सब भारतवासी, भारतवर्ष स्वतंत्र हमारा। मैं आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उन सभी को याद करना चाहती हूँ जो समर भूमि से लौट कर नहीं आए, जिनकी कुर्बानियों को राष्ट्र याद न रख सका, जिन्होंने आजाद भारत में सांसें नहीं ली पर अपनी संतति को आजादी की सौगात दे गए। प्रिय स्वदेश के हित साधन में करने पड़े प्राण बलिदान, कभी न हिचको वीर पूर्वजों के पद चिन्हों का हो ध्यान। स्वाधीनता समर में जिनका यशस्वी नाम हुआ, भावी संतति मार्ग प्रदर्शक जिनका विश्रुत काम हुआ। आज इस चर्चा में हमारे साथ विशिष्ट अतिथि जन की उपस्थिति है। यह पटल उनसे सज चुका है। आपका इस पटल पर हार्दिक स्वागत है मान्यवर। मैं आपके वक्तव्य के साथ ही आपका परिचय दूंगी। इस चर्चा का शुभारंभ मैं आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी के वक्तव्य से करने जा रही हूँ। डॉक्टर संजय विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री है। मान्यवर, आपसे विनम्र अनुरोध है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन योद्धाओं पर अपने विचार व्यक्त करें जो राजनीति के चक्र में कहीं खो से गए। आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय। यह पटल आपका। आदरणीय डॉक्टर संजय पासवान जी। एक तो आजादी की पूर्व संध्या पर नेपाल के लोगों ने हम लोग को याद किया। ये दिखाता है कि आपस में कितना हम लोग का भाईचारा है। बल्कि मैं तो कहता नेपाल से हमारा मौसेरा संबंध है और पाकिस्तान बांग्लादेश से हमारा चचेरा संबंध है, और इन संबंधों को हम लोग को जीना है। और ये अमृत महोत्सव, आप जानते हैं कि 75 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि नेपाल के लोग आपस में मिलकर करें कि उन 75 लोगों में जो इन लोगों ने भारत नेपाल के संबंधों को शाश्वत बनाए रखने के लिए प्रयास किया, उन पे निकाले हम लोग। तो मैं अमीय भूषण से आग्रह करूंगा और माननीय मिश्रा जी से कि बड़ा काम होगा कि भारत नेपाल के संबंधों में ऐसे लोग हम लोग जिनका और जो एक संबंध है, जो सांस्कृतिक वैचारिक संबंध हम लोग का है, इस संबंध को और कैसे हम प्रगाढ़ कर सकते हैं, इस बात की आवश्यकता है। आप सबों ने जो आज ये कार्यक्रम रखा, हम आपको जब हम लोग अक्टूबर के बाद से प्रोग्राम करेंगे, लगभग ऑफलाइन प्रोग्राम होगा हम लोग का, और ये प्रोग्राम चलेगा अगले 15 अगस्त तक चलने वाला है। इसीलिए ये प्रोग्राम आप लोग आके दिल्ली में करें, पटना में करें। मेरा निमंत्रण आप लोगों को
और 75 ऐसे व्यक्तित्व का तलाश हम लोग। जहाँ इस तकनीकी ने हमें जोड़ा है, इस जोड़ने में भी कई व्यवधान आते ही रहते हैं, क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है। तो मैं पूरा हम लोगों ने संजय जी को सुन नहीं पाया हम लोगों ने, और मैं अब भी किसी कारणवश हमारे बीच से थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। मैं इस बीच रजनी जी से अनुरोध करती हूँ, हमारी विदुषी वक्ता रजनी जी से मैं कहूंगी कि भारत के स्वतंत्रता दिवस, उनके नायकों, कुछ ज्ञात अज्ञात साथियों के विषय में आप अगर कुछ हमारे साथ साझा करना चाहती हैं, आप इस मंच पर। रजनी ठकराल जी। जी प्रणाम। अ, सबसे पहले तो अपने जो मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ से जो हमको इस सौभाग्य का अवसर मिला कि हम अमृत महोत्सव के इस अवसर पर अपनी बात को साझा कर सकें। तो भारत और नेपाल में जो अपने जो एक मित्रता का जो भाव रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को मैं रखना चाहूंगी। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे गुमनाम योद्धाओं के बारे में आज अपना विषय रखने वाली हूँ। जब 1857 की अपनी क्रांति हुई, तो उस क्रांति की आग हिमाचल में भी सबसे पहले 20 अप्रैल को पहुंची। 20 अप्रैल 1857 को कसौली जो छावनी क्षेत्र है, वहां के योद्धाओं ने सबसे पहले सिर्फ 6 सैनिकों ने वहां पे बगावत का बिगुल बजाया था, जिसकी अध्यक्षता जो है सूबेदार भीम सिंह बहादुर कर रहे थे। क्योंकि अपने यहाँ जो छावनी है, तो छावनी में अधिकतम गोरखा योद्धा है, तो इसलिए नेपाल के गोरखा योद्धा और हिमाचल के सैनिकों ने मिलकर यह विद्रोह किया था। और ये विद्रोह आप सोच सकते हैं कि इतना खतरनाक था कि आज भी इतिहास में इसे सबसे आंतक वाला विद्रोह कहा जाता है कि सिर्फ 44 योद्धाओं ने, सैनिकों ने 200 की पूरी अंग्रेजों की जो सेना थी उसको हराया था। और एक तरह से पूरी हड़बड़ी जिस तरह से मच गई थी कि शिमला शहर के प्रसिद्ध स्कैंडल पॉइंट पर सेना के एक जनरल का एक बहादुर योद्धा गोरखा ने खुखरी से सर कलम कर दिया था। उससे इतने लोग ये बेवाह हो गए थे कि उस से इतना ये हुआ कि पूरी की पूरी 6 छावनियां जो हिमाचल में थी, उनमें इतनी अंबाला से लेकर हिमाचल के सुबाथू, पराकसौली, अपना जतोग, तो ऐसे इसमें इतनी पड़ गई कि पूरे इनको दिल्ली से यहाँ पे कब्जा करने के लिए पुनः सैनिकों को भेजना पड़ा, और अंग्रेजों ने अपने छल बल से पुनः इस पे कब्जा किया। लेकिन हमारे बहादुर, जिनको कुछ लोगों ने इन्होंने सैनिकों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक योद्धा सैनिक जो इसको नेतृत्व कर रहे थे, बुद्धि सिंह, उन्होंने कहा कि मैं इन आतताइयों के हाथ में नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपना प्राण स्वाहा कर दिए, लेकिन वो अंग्रेज सैनिकों के हाथ में नहीं आए। अगर पूरा इतिहास अगर हम देखते हैं, तो कुछ रियासतें थी जिन्होंने इसका पूरा समर्थन किया, और इसमें जो सबसे बड़ी एक अहम भूमिका थी, वो कसौली छावनी में एक पंडित थे, मंदिर था वहां पर जो छावनी परिसर के अंदर, राम प्रसाद बैरागी जी। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो 1857 की क्रांति की जो एक मुहिम थी, उसके पूरे प्रदेश में सभी छावनियों तक ले जाने वाले व्यक्ति, और मुख्य रूप से मेरठ से इस और अंबाला से इसको जोड़ने का जो क्रम थे, वो सिर्फ उस मंदिर के पुजारी थे जो वहां पूजा पाठ करते थे। वो जो भी सैनिक वहां आता था, उसके सामने कमल और रोटी आगे करते थे, जो उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों का एक कोड वर्ड था कि जिसको आजादी प्यारी होगी वो कमल का फूल उठाएगा, और जिसको अपना घर परिवार प्यारा होगा वो रोटी उठाएगा। तो ऐसे करके जो जो लोग कमल उठाते थे, तो उन सैनिकों के साथ मीटिंग की जाती थी, उनको बुलाया जाता था। तो आप सोचिए, शुरुआती दौर में सिर्फ 6 लोग इस मुहिम में आगे आए, और धीरे धीरे ये इतना बड़ा ये चला कि जो गोरखा रेजिमेंट, जिसको उस टाइम नसीरी बटालियन कहा जाता था, उन्होंने
उनके लगभग 2 सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया और सूबेदार भीम सिंह बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया। तो इस तरह से एक भारत और नेपाल दोनों के ही सैनिकों का जो योगदान हिमाचल में रहा है, ये अविस्मरणीय है, जिनको हम आज भूल चुके हैं। उसी तरह से सिर्फ एकमात्र बुशहर रियासत ऐसी थी जिस रियासत ने अंग्रेजी सैनिकों को अपने वहां से उनको अपने उठ जाने के लिए कहा। उन्होंने अपने जो उन्होंने स्थान उनको रहने के लिए दिए थे वो भवन खाली करने के लिए कहा और उनको जो कंपनी को जो कर देते थे, कंपनी को कर देने से मना कर दिया। तो इसी देखा देखी में कुल्लू रियासत के युवराज प्रताप सिंह, जिनका सबसे पहले इतिहास में दर्ज है कि उनको फांसी हिमाचल के इतिहास में सबसे पहले हुई है। तो ऐसे इन लोगों ने गुप्त रूप से पूरी की पूरी एक योजना बनाई और पूरे हिमाचल में इस क्रांति को फैलाया। क्रांति के मुख्य केंद्र ही रहे हैं। लगभग आज की दृष्टि में देखा जाए तो उस वक्त तो पंजाब का हिस्सा भी और हरियाणा का कुछ हिस्सा भी हिमाचल का था, लेकिन वर्तमान रियासत जो भी वर्तमान जो हिमाचल है, वर्तमान हिमाचल के सिर्फ 4 या 5 जिलों में ही ये क्रांति की ज्वाला भड़की थी। लेकिन इतना व्यापक स्वरूप था, आप सोच सकते हैं कि एक रानी जो छोटी आयु में लगभग 19 वर्ष की आयु में विधवा हो जाती है, मंडी रियासत है, मंडी रियासत की राजकुमारी बहू रानी, और मध्य प्रदेश के खैरागढ़ की रियासत की वो बेटी थी। तो आप सोचिए कि संतान कोई नहीं हुई, पति की मृत्यु हो गई, तो आतंकियों को जितनी भी जो गतिविधियां उस वक्त चल रही थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, सभी क्रांतिकारियों को अपना धन तक, अपनी एक भी जेवर उन्होंने अपने पास नहीं रखा। उन्होंने अपनी सारी जगह जमीन और सारा धन देकर उनकी मदद की। लेकिन आज के परिदृश्य में देखते हैं तो उनका नाम कहीं नहीं आता है। आज हम जो इतिहास में देखते हैं तो ऐसे ये कुछ ऐसे नाम थे हिमाचल में जिन्होंने उस वक्त क्रांति के हिस्सा लिया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया। बाद में तो अलग अलग रियासतों में हुआ, लेकिन मुख्य रूप से ये वो लोग थे जिन्होंने शुरू में जो क्रांति की ज्वाला जली 20 अप्रैल 1857 से लेके 19 मई 1857 तक एक व्यापक रूप से, जिन्होंने अंग्रेजों को हिमाचल छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। तो ये ऐसे कुछ नाम थे जो आज भी लोगों के बीच में लोकप्रिय तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों के इतिहास में ही, गैजेटियर में ही उनका मिलता है। भारत में और हिमाचल में तो फिर भी सिर्फ रेजिमेंट के तौर पे कहीं उनका नाम है, आम जनता भी उनको नहीं जानती है। तो मैं चाहती हूँ कि आज इस अवसर पर भीम बहादुर जी, बुद्धि सिंह जी और नसीरी सेना के जितने भी ज्ञात अज्ञात, राम प्रसाद बैरागी जी, रानी खैरागढ़ी जिनका मूल नाम ललिता था, जिनको रानी खैरागढ़ी, युवराज प्रताप जी और उनके जो साथी डोला सिंह जी वगैरह थे, तो आज हम इस मंच पर उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और उन्होंने जो अपने प्राणों का बलिदान देकर हम लोगों के लिए आजादी की जो राह दिखलाई और आज हम लोग खुली सांस में जी रहे हैं, उनमें बहुत बहुत उनके लिए हम अभिनंदन है, उनको प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। जी, इतना ही वक्तव्य मैं अपना रखना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार है आपका रजनी जी। सही कहा आपने। कोई भी क्रांति हो, कोई एक जो जुनून होता है हमारे अंदर, उस जुनून से हम उसमें जुड़ते हैं, पर कुछ लोग याद रह जाते हैं, कुछ लोग गुमनाम हो जाते हैं। आज उन गुमनाम शहीदों को हम यहाँ याद कर रहे हैं। आपने जिनके भी नाम लिए, तो मुझे लगता है ऐसा प्रांतीय स्तर पे ये काम किया चाहिए, उन पे शोध किया जाना चाहिए। और इस बार बहुत खुशी बात हो रही है, मैंने कल ही देखा कि भारत सरकार गुमनाम शहीदों को याद कर रही है, उन्हें सम्मानित करने जाए। तो एक बहुत बड़ी पहल है और आगे भी शायद ये चलता रहेगा। 1 साल तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाने वाला है, तो ऐसे कई नई बातें सामने आएंगी। और नेपाल भारत की जो आपने चर्चा की, बहुत ही सही विश्लेषण रहा आपका। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में और नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में जो भी परिवर्तन हुआ है, एक साझी विरासत और साझा सहयोग रहा है दोनों देशों का। नेताओं के स्तर पर ही नहीं, साहित्यकारों ने भी इसमें खुलकर साथ दिया। फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम इसमें सबसे अग्रणी आता है कि उन्होंने तो विराटनगर और बिहार के बॉर्डर पर का जन्म हुआ था,
अररिया से वो थे, और उन्होंने बहुत अपनी गाथाओं में भी बहुत चर्चा की है। तो ये दो देश होकर के भी कई एक मायनों में एक है, और इनकी यही जो साझी विरासत है वह इस रिश्ते को बहुत सुदृढ़ करती है। और मैं तो चूंकि भारत की बेटी हूँ और अभी नेपाल मेरी कर्म भूमि है, तो दोनों जगह से जो मेरा ये लगाव है, तो आज तो मैं भी जी रही हूँ उस क्षण को जिस क्षण को भारत 1 साल तक जीने वाला है। तो चलिए इसी क्रम को मैं आगे बढ़ा, और समय महत्वपूर्ण होता है, तो मैं ज्यादा अपनी बातें न रख करके मैं सुनना चाहूंगी हमारे सारे जो दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, वो इनसे कितने लाभ ले सकते हैं। इसलिए मैं अब फिर पुनः अमिय भूषण जी की तरफ ही मुड़ रही हूँ, जो तकनीकी बाधा की वजह से हमसे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। तो अमिय जी, आपका इस पटल पर पुनः स्वागत है, और मैं चाहूंगी विचारों को यहाँ व्यक्त करें। अमिय जी, धन्यवाद, आभार। लगता है उनके साथ वो कहीं बाहर हैं, इसकी वजह से इंटरनेट की असुविधा उन्हें बार बार परेशान कर रही है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या, जी मैं सुन पा रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रही हैं? तो मैं ये कह रहा था कि आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पे हम सारे लोग, जी, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे हम सारे लोग जुड़े हैं, और ये एक अवसर भी है कि इस बहाने हम अपने अनाम नायकों को, गुमनाम नायकों को, जिन्हें विस्मृत कर दिया गया, इतिहास के पन्ने में उन खोई कहानियों को सामने लाने का एक अवसर है। बात अगर भारत की जाए तो भारत का संघर्ष 1000 वर्षों का संघर्ष है। इस 1000 वर्षों में हम निरंतर संघर्षरत रहे हैं। तो इन 1000 वर्षों की यात्रा में ऐसे ढेरों नायक हैं जो रंग भूमि से लेकर के रणभूमि तक समाज जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे नायक हैं। अध्यात्म, धर्म, कला, संस्कृति, साहित्य, शासन, स्वाधीनता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में लोगों ने काम किया है। अभी आपने जिक्र किया फणीश्वर नाथ रेणु जी की, तो मुझे लगता है कि यही बिहार से बेनीपुरी थे, और बेनीपुरी का भी जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ उनके भी बड़े गहरे ताल्लुकात नेपाल से थे। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तो स्वयं बीपी कोइराला जी का भी योगदान रहा है, और इसी प्रकार नेपाल के अंदर भी लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों में भारत के जो भी ऐसे साहित्यकार, बुद्धिजीवी, राजनेता रहे, उनकी भी सहभागिता होती रही है। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रजनी जी ने खासकर हिमाचल के ऐसे अनाम नायकों की कथा सामने लाई। तो हमारे बीच विनी सोम सुंदरम जी भी बैठे हैं, मुझे लगता है कि वो दक्षिण भारत की चर्चा करेंगे। मैं रजनी जी को सुनने के बाद खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐसे कुछ अनाम नायकों के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो हम सबों के ध्यान में होगा कि भारत के जो पलासी का जो युद्ध है 1757 का, उसके बाद अंग्रेजों का यहाँ प्रभुत्व स्थापित हुआ, और उसके बाद खासकर 1763 में बक्सर के विजय के बाद तो अंग्रेजों के भारत में शासन का मार्ग ही खुल सा गया। तो कहते हैं कि उस समय बिहार और पूर्वी यूपी के कई सारे सामंतों ने, जागीरदारों ने, राजवाड़ों ने संघर्ष का बिगुल फूका था। उसमें से एक बिहार नेपाल सीमा का रजवाड़ा है, बेतिया रजवाड़ा। उसके 5वें राजा थे राजा जुगल किशोर, जिन्होंने 7 वर्ष की अवधि में 5 ऐसे युद्ध लड़े जो मीर कासिम से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी तक थे। और अगर इनके इतिहास पर अगर काम किया जाए तो हम स्वतंत्रता आंदोलन की इस यात्रा को और भी अतीत में ले जा सकते हैं। एक बड़े ही अद्भुत नायक है। मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या सर? हम सुन रहे हैं, आप बोलिए बोलिए। जी आप बोलिए। जी सर, जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि 1765 में पहली बार एक सुव्यवस्थित अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिकार इस देश के अंदर हुआ था। वो प्रतिकार सारण जिला उत्तर बिहार का है। उस सारण जिला में हुसेपुर करके एक राज्य था, जो सारण से लेकर के उत्तर प्रदेश में
कुशीनगर तक विस्तृत राज्य था। उसके एक छोटे से राजा ने, राजा फतेह बहादुर शाही जी ने, हिंदू सन्यासी, साधु और अपने प्रजाजनों के साथ वो विद्रोह किया था सन 1765 में। और 63 के जब बक्सर के हार के बाद सन 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय के मुगल बादशाह से ये अनुमति प्राप्त कर ली थी कि खासकर देश का ये हिस्सा जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का है, यहाँ आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब कर वसूली करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी के ही अधीन रहते हुए यहाँ की शासन व्यवस्थाएं चलेगी। तो वो पहले 2-3 राजाओं में से एक है राजा फतेह बहादुर शाही जी ने, जिन्होंने कर देने से मना किया। बक्सर के लड़ाई में वो भी, बेतिया के राजा जुगल किशोर भी, और इधर के जो भी कई सारे छोटे बड़े रजवाड़े थे, उन सबों ने उस युद्ध में अपनी भूमिका की थी। लेकिन उस युद्ध का परिणाम ठीक पलासी के युद्ध की तरह ही रहा बक्सर का, कि जिसमें ब्रिटिश जीते और भारतीय लोगों की पराजय हुई। तो कहते हैं कि राजा फतेह बहादुर शाही ने सन 1765 में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका ही नहीं, एक सुव्यवस्थित संघर्ष कर अपने क्षेत्र में उन्होंने अंग्रेजों के कर वसूलने पर उन्होंने पूरी तरह रोक लगाई। और उनका ये संघर्ष करीब करीब 23 वर्षों तक चला है। न तो उन्होंने समर्पण किया, न तो अंग्रेजों का समर्थन किया। और इतने अग्र सोची वो राजा थे कि जिन्होंने देखा कि ब्रिटिश तभी रूल कर पाएंगे जब उद्योग धंधों पर भी उनका नियंत्रण होगा। तो उनकी एक प्रमुख नीति थी कि जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा प्रारंभ किए गए उद्योग होते थे उसको वो नष्ट किया करते थे, और जो पारंपरिक भारतीय कुटीर लघु उद्योग था उसका वो प्रोत्साहन करते थे। राजा फतेह बहादुर शाही का एक अद्भुत चरित्र है कि वो भी महाराणा प्रताप की तरह का उनका उदात्त और विराट चरित्र था। कई ऐसे मौके आए कि राजा को वन में रह करके भी संघर्ष करना पड़ा, और इस दौरान भी प्रजा राजा के साथ जुड़ी रही, यहाँ तक कि लोग कर भी वसूल करके उस राजा के यहाँ पहुंचाते थे। और इस प्रकार उन्होंने लगभग 23 वर्ष संघर्ष किया और अपने आसपास के कई रजवाड़ों को, देसी, जैसे उत्तर प्रदेश में एक बीसन राजपूत समाज के रजवाड़े थे मझौली करके, वो एक हमारे यहाँ कुशीनगर के पास पडरौना करके स्टेट थी, वो उनको फिर उस समय के काशी नरेश के बारे में जानकारी होगी कि उस पर एक कहावत भी है कि हस्तिगन कैसे भागा, तो हाथी पे जीना घोड़े पे हौदा। तो राजा बलवंत नारायण और बाद में चेत सिंह जी। तो ऐसे फतेह बहादुर शाही और इन शुरुआती कुछ छोटे रजवाड़ों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा ही एक सफल आंदोलन चलाया था। तो है क्या कि आज की तिथि में ऐसे अनाम नायकों पर भी काम करने की, चर्चा करने की, उनके इतिहास से सबों को अवगत कराने की जरूरत है। जैसे कि देखें कि सुदूर भारत के पूर्वी हिस्से में एक मणिपुर करके राज्य है। अभी लगातार चीन और भारत का विवाद चलता रहता है। वहां के एक राजा खगम्बा करके थे, जिन्होंने सन 1631 ईस्वी में चीन के मिंग राजवंश को उन्होंने सीधे युद्ध में हराया था। तो ऐसे भारत के हर हिस्से में आपको कोई न कोई ऐसी कहानी, कोई न कोई ऐसे मनीषी, कोई न कोई ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे। किसी ने धर्म के क्षेत्र में काम किया, जैसे बिन्नी जी केरला से है, ये ज्यादा बेहतर बताएंगे। वहां के एक ट्रावनकोर नरेश थे, वो प्रसिद्ध वैष्णव संतों में रहे हैं और जिन्होंने भक्ति की धारा को बहाने का काम किया है। तो ऐसा भारत के हर हिस्से में मिलेगा। और वास्तव में आज ऐसे अनाम नायकों की गाथाओं को सामने लाने की, नई पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि शेष वक्ताओं से भी आप उनका सुने, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आभार अमीर जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं इसी चर्चा में, चूंकि मैंने भागलपुर, हमारा विश्वविद्यालय जब नाम बदला उसका तो तिलका माझी विश्वविद्यालय, और तभी अपने उस वो दौर ऐसा नहीं, बहुत बातें मैं जानती थी, तो लगा था कि ये तिलका मांझी अचानक क्यों हो गया। तो जब पता चला कि 1857 की लड़ाई के पहले योद्धा तिलक माझी थे, एक आदिवासी थे, और उनके नाम को याद करके भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम हुआ है। तो ऐसे जाने अनजाने तिलका माझी है, टाना भगत है, बिरसा मुंडा जी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी।
जी, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि एक शोध होता आया है, शोध की कोई सीमा नहीं होती है। और मैं फिर वही कहूंगी कि एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि हम उन्हें याद कर रहे हैं जिनका नाम हमने सुना नहीं सुना, और जो हम दोनों देशों को की सीमाओं से जुड़ी बातें हैं। मैं इसी क्रम को बढ़ाती हुई फिर हमारे समक्ष हैं केरल से जुड़े हुए विनील सोम सुंदरम जी, पूर्णा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं आप। मैं उनसे चाहूंगी, आपसे अभी बात हो रही थी तो आपने कहा था कि अभी के समय में केरल राममय हो जाता है, और मैं जनक नंदिनी की जमीन से हूँ, तो बहुत खुशी हुई कि इस जमीन से उन्हें आमंत्रण मिला है। तो स्वागत आपका है और आप अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। सबसे पहले हिमालयी पत्र समूह का ये जो प्रयत्न, ये जो प्रयास, मैं आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि मैंने जब मिश्रा जी से बात हुआ और डॉक्टर श्वेता जी से बात हुआ तब मैंने कहा था, तो ये जो महीना केरल के लिए इसलिए पवित्र है, 1982 में आचार्यों ने केरल के समाज के लिए कहा गया, ये जो महीना है रामायण महीना घोषणा की थी 1982 में। तो एक महीने में, आज तो इस महीने का 28 तारीख है, 28 दिनों से हमारा हर घर में रामायण का पाठ हो रहा है। तो इसी समय पर जनक नंदिनी सीता देवी का जो जन्मस्थली नेपाल से, और नेपाल से काठमांडू से जो हिमालयी पत्र समूह से हमें जो आमंत्रण मिला, तो माँ सीता मैया का आशीर्वाद है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा एक प्रयास के लिए, ऐसा एक प्रयत्न के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। दूसरा, इस कार्यक्रम में अभी जुड़े हुए मेरे परम मित्र अमेय भूषण जी और विद्यार्थी परिषद काल से मेरे साथ मेरा मित्र जी, इन सभी को मैं हमारे साथ। और आज का चर्चा हमारे विषय है भारत के अनाम नायक, जो रणभूमि में से रंगभूमि तक भारत के जो अनाम नायक रहे, इनके बारे में आज हमारा चर्चा हो रही है। तो आज अगस्त 14 है, अपना स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पूर्व संध्या में हम बैठे हैं, लेकिन आज का 14 तारीख हमारे लिए बहुत दुख की दिन भी है, हम भारतीयों के लिए दुख की दिन भी है। कश्मीर में विभाजन के समय पर इतने लोग, इतने अपने भाई बहनों का रक्त बहा था, जिनका नाम नहीं पता, जिनका गोत्र नहीं पता, जिनका नक्षत्र नहीं पता, जिनका तिथि नहीं पता, ऐसे अनेक लोगों के बलिदानों पर, उनके बलिपीठ पर ही तो कल का अमृत महोत्सव का शुरुआत हो रहा है। जब से हम सामाजिक कार्यों में शुरू हुआ, विद्यार्थी परिषद का काम शुरू है, तब से लेकर हम हमारे साथीगण हर साल अगस्त 14 के दिन उन अनाम बलिदानियों के लिए हम श्राद्ध करते हैं। हर साल के अगस्त 14 तारीख को, आज भी सुबह किया, जब मिश्रा जी से बात हो रहा था उसके लिए तैयारी हो रहा था, आज भी उन कश्मीरी बंधुओं के लिए श्राद्ध कर ही आज मैं चर्चा में इस मंच पर बैठ रहा हूं। और आज के दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया कि आज का दिन, हर अगस्त 14 का दिन जो है, उन अनाम नायकों के लिए जो विभीषण काल के उन अनाम नायकों को याद करते हुए हर साल का 14 तारीख मनाया गया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज आह्वान भी हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना था, आज का भारत जो भी है, हमें तो बहुत सारे नेताओं का नाम मिलते हैं, बहुत सारे नेताओं का काम दिखते हैं, लेकिन आज का भारत ऐसा भारत होकर इसलिए जिंदा है, ऐसे लाखों करोड़ों अनाम नायक भारत में रहे थे। और आज का हमारे चर्चा का विषय है रणभूमि से रंगभूमि तक जो अनाम नायक, स्वतंत्र संग्राम से लेकर साहित्य तक जितने भी अनाम नायक रहे, उनके बारे में चर्चा करने के लिए ये जो प्रयत्न हिमालयी द्वारा कर रहे हैं। तो रणभूमि से रंगभूमि तक का बात जब करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वतंत्र संग्राम। भारत के स्वतंत्र संग्राम केवल 200 साल का ब्रिटिश राज का ही नहीं, ब्रिटिश राज से पहले डच राज रहा,
पोर्चुगीज का राज रहा, मुगलों का राज रहा, तब भी भारत के हर स्वाभिमानी, हर राष्ट्र प्रेमी उनके विरुद्ध लड़ाई लड़े थे। तो भारत के स्वतंत्र माने केवल ब्रिटिशों से अगस्त 15 तारीख को हमें जो स्वतंत्रता मिली वो नहीं, डच से हम लड़ाई लड़े थे, पोर्चुगल लोगों से हम लड़ाई लड़े थे, मुगलों से हम लड़ाई लड़े थे, वो भी हमें याद करने की आवश्यकता है। अभी बात करते थे अमीर भूषण जी 1738 का 1758 का सभी बात कर रहे थे। जब रंग होने की बात करते हैं तो हमारे दक्षिण देश ऐसा रंग दिखाए गए पूरे भारत को। पूरे भारत के हिस्ट्री में कोई यूरोपियन कंट्री को हराकर यहां से भगाया है ऐसा हिस्ट्री लिखा था आज से 280 साल पहले 1741 में 1714 में 1741 में बैटल ऑफ कोलचिन के नाम पर मेरा तिरुविदांकुर के सेनाओं ने 2 महीने तक लड़ाई लड़कर डच सेना को हराया था। केवल हराया ही नहीं, उन डच लोगों को भारत नाम ही भूलकर यहाँ से भागना पड़ा। ऐसा लड़ाई हमने लड़े थे, मेरे दक्षिण देश लड़े थे, मेरा ग्रामीण देश लड़े थे। ये भी भारत को याद करने की, ये भी जानने की आवश्यकता है। केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को जानने की आवश्यकता है। 1741 में 280 साल पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम की हिस्ट्री में ऐसा एक पहलू पहली बार हुआ है, एक यूरोपियन राजा को, यूरोपियन राज को, पूरे भारत को बाहर भगाए थे मेरे दक्षिण देश, मेरा तिरुविदांकुर के राजाओं ने। राजा मार्तांडा उस समय का राजा रहे, रामायण गलवा उस समय का मंत्री रहे। उनके नेतृत्व में 2 महीने तक कुलचल जो जगह का नाम है कुलचल, उस कुलचल में डच सेना के साथ लड़ाई लड़ते रहा 2 महीने तक सतत लड़ाई लड़ते हुए हमने यहाँ से उनको भगाया था। और आज भी आप केरल में आएंगे, केरल में मावेलीगिरा में एक श्री कृष्ण जी के मंदिर है। वो मंदिर के सबसे पहले आप ये देख सकते हैं एक दीपस्तंभ, वो दीपस्तंभ जाते देख लो यहाँ पर समर्पण किया था, क्षमा मांगते हुए मेरा श्री कृष्ण भगवान के सामने क्षमा मांगते हुए जो दीपस्तंभ को समर्पण करते हुए देखते हैं आपको यहाँ पर जाना पड़ा मेरा तिरुविदांकुर की वजह से, मेरा द्राविड़ वीरों की वजह से। मैंने शुरुआत में ये कहा भारत के स्वतंत्रता माने ये नहीं कि ब्रिटिश लोगों से हमें जो स्वतंत्रता मिली, केवल इतना ही नहीं, मुगलों की राज यहाँ पर रहा, टीपू सुल्तान की आक्रमण पूरे भारत में हुआ। तो हमेशा ये बोलते हैं मैसूर टाइगर है टीपू सुल्तान बोलते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, शायद पूरा भारत ये नहीं जानते, शायद मेरे दक्षिण देश भी ये नहीं जानते, मेरे शायद ये विश्व ये नहीं जानते, टीपू सुल्तान जो जिंदगी भर लड़ा बनाने वाला वीर हमारे देश में पैदा हुए थे, मेरा तिरुविदांकुर के डिनास्टी में पैदा हुए थे। मैसूर से लेकर मठ मंदिरों को तोड़ते हुए अपना सेना आगे बढ़ाते हुए टीपू सुल्तान जब केरल पहुंचे, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए तिरुविदांकुर की हमारी सेना थी। उन सेना के सेना नायक है पद्मनाभपिल्ले जैसे एक महावीर। वो पद्मनाभपिल्ले ने काट कर फेंके थे टीपू सुल्तान के पाव और जिंदगी भर टीपू सुल्तान को लंगड़ा रहना पड़ा, उससे उस दिन से आगे तक मरने तक वो लंगड़ा रहा। ऐसे पद्मनाभपिल्ले जैसे वीरों ने मेरे देश में जन्म लिया है। उनके बारे में कोई नहीं जानते, कोई नहीं सोचते, उनके बारे में कोई पहले भी नहीं होते। चलते होते 1-2 एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। तिरुविदांकुर राजवंश में जो श्रीपद्मनाभ स्वामी का मंदिर है तिरुवनंतपुरम है, वहां पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के समीप निकट एक गली है जिसका नाम है टिप्पू गली, मलयालम में टिप्पू तेरुवु बोलते हैं। हम सोचेंगे टिप्पू के नाम पर जब गली का नाम दिया गया, हम ये सोचेंगे उसका आदर के साथ दिया है, नहीं, कभी नहीं। जब उसको लंगड़ा बनाकर यहाँ से फेंका था, वहां से चलकर जहां तक टिप्पू गया था, वहां से पद्मनाभ स्वामी से क्षमा मांगने के लिए वो वापस आए। वापस आते वक्त टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान ये जानता था यहाँ का क्षेत्रीय समाज अगर उसको देखे तो उसका सिर भी काट कर फेंकेंगे, इसलिए अपने सारा रथ, अपना सारा सेना छोड़कर नंगे पांव जिस गली से गुजरकर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने आकर खड़े होकर पद्मनाभ स्वामी से क्षमा मांगे टीपू सुल्तान, उस गली को हमने नाम दिया है टिप्पू तेरुवु, टिप्पू गली। और तीसरा एक और पहलू है, श्री पद्मनाभ स्वामी के अवभृत स्नान का जब जुलूस निकलते हैं, उस जुलूस के सामने हरा रंग का ध्वज पकड़ते हैं। ये देखते हुए लोगों को, आज का जो धर्मनिरपेक्ष लोगों को यही सोच आएगा यहाँ धर्मनिरपेक्ष की वजह से ये पकड़ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं।
जब मुगलों का शासन, मुगलों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था, उनको हराकर तिरुवितांकूर के राजाओं ने उनका धर्म पकड़ छीन लिया था। तो आज भी पद्मनाभ स्वामी का जब जब उनका जुलूस निकलते हैं, हम ये बताते हैं कि आप लोगों को हराते हुए पद्मनाभ स्वामी का, ये देश पद्मनाभ स्वामी का है। केरल को गोल्डन कंट्री इसलिए बताते हैं कि पद्मनाभ स्वामी को राजाओं ने, तिरुवितांकूर राजाओं ने दान दिया था और पद्मनाभ स्वामी के दास बनकर मेरे राजाओं ने इस देश को राज किया था, इसलिए गोल्डन कंट्री केरल को बुलाते हैं। आगे चलते और एक और बात कहना तो जरूर चाहूंगा। हम जानते हैं हिंदू स्वराज की जब बात करते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को जानते हैं, हम महाराणा प्रताप को जानते हैं, लेकिन आप कोई ये न जानते कि भारत विश्व के सबसे पहला नौसेना का गठन करते हुए, जब नाविक सेना का नेवी का बात करते हैं, 1762 में इंडियन रॉयल नेवी आते हैं और जर्मन का नेवी आते हैं 1780 के बाद। ऐसे नेवल बेस पूरा विश्व में जब 1780 के बाद आते हैं, तो 1700 के काल में विश्व के सबसे पहले नौसेना का गठन करते हुए भारत से चलकर आगे वियतनाम, कंबोडिया तक भारत का संस्कृति, जो हिंदू स्वराज का संस्कृति फैलाने वाले गंगे राजेंद्र चोल महाराज का राज मेरे के देश में रहा है। केवल भारत में ही नहीं, भारत से आगे चलकर नौसेना को गठन, विश्व के सबसे पहले नौसेना का गठन करते हुए देश के आगे वियतनाम, कंबोडिया तक हमारे हिंदू स्वराज को उन्होंने लेके गए थे। और पूरे हिस्ट्री में ये बताते हैं हम ऐसे लोग हैं, हम किसी का गला नहीं करते। ये जो अहिंसावादी लोग ये बताना चाह रहे हैं, हिंदू हमेशा अहिंसू ये बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारा राजा ऐसा भी रहे, गले में तलवार रखकर ये कहा या तो नमः शिवाय का मंत्र जप करो, न तो आप निधन हो जाओ। ये कहने वाला राजा मेरे दक्षिण देश में, मेरे केरल में रहा है, इनके नाम है राजेंद्र चोल महाराज। केवल यहाँ पर भी रुकते नहीं, जब स्वतंत्रता संग्राम की बात आते हैं, हर समाज के, हर समुदाय के लोग इसमें जुड़े थे। पड़ोसी राजा बहुत बड़ा एक राजा रहे, गोरिल्ला वारफेयर में ब्रिटिश के खिलाफ बहुत बड़ा लड़ाई लड़ाए थे पड़ोसी राजा। उस पड़ोसी राजा को तैयार करने के लिए एक नायक क्षत्रिय योद्धा रहे जिसका नाम है कुंगन नायक। पड़ोसी राजा तो राजा रहे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उनको तैयार किए कुंगन नायक जैसे एक क्षत्रिय योद्धा ने। और आदिवासी वनवासी समाज में भी क्षत्रिय पड़ोसी राजा के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत बड़ा सेना शुरू हुआ। वो वनवासी सेना को तैयार किए थे तलखेल चंदू जैसे एक वीर ने। तो हम ये बताना चाहते हैं, भारत का जिसमें में स्वतंत्रता संग्राम में जो भी जीत का बात आते हैं, जिन यूरोपियन यूनियन को पूरे विश्व में सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के एक राज्य को हरा कर जिस देश से भगाया है, वो मेरा दक्षिण देश से है, मेरा द्राविड़ देश से है। हमारा विषय चर्चा का, एक संवाद का विषय रणभूमि से रंगभूमि तक का है। जब रंगभूमि का साहित्य का बात आते हैं, मेरा दक्षिण देश में इतनी सारी साहित्य है, इतने सारे साहित्य है जो आप वेद काल से उसी समय का आते हैं। हम वेदों को ये मानते हैं 5000 साल पुराना है या 6000 साल पुराना है मानते हैं। ऐसे भी साहित्य मेरा देश में है, मेरे दक्षिण देश में है। लेकिन उस साहित्य को जिन्होंने समाहरण किया, उस साहित्य को जिन्होंने रचना रची, इसके बारे में आज भी किसी को नहीं पता। केवल नाम पता है, वो साहित्य आज भी जिंदा है। कुछ नाम मैं बताता हूँ। अगनानूर, पुरनानूर, पयिच्चुपत्र, तोलकाप्यम, मणिमेखला, चिलप्पदिगारम, तिरुमंदिरम, तिरुकुरल, एक 8 साहित्य का नाम है। इसमें अगनानूर माने जिसमें 400 कविताएं हैं। तो माना जाता है ये जो 8 जो साहित्य 145 पंडितों ने, हिंदुओं ने, विद्वान जनों ने मिलकर रचना करी थी, ऐसा मानना है। केवल उसने भी रुकते नहीं, नच्चिने, कुरिंदने, ऐंगुरुनूरू, कलित्तुगे, परिपाल, पत्तुबाट, ऐसे भी बहुत बड़ा साहित्य उसी काल का मेरे दक्षिण देश में मिलते हैं। नच्चिने में 400 कविताओं का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। कुरिंदने में 401 कविताओं का एक बहुत बड़ा समाहरण है। ऐंगुरुनूरू माने 500 कविताओं का एक समाहरण है। कलित्तुगे माने 149 कविताओं का एक समाहरण है। परिपाटल माने 8 कविताओं का एक समाहरण है। पत्तुमाटु माने 4 कविताओं का एक बहुत बड़ा समाहरण है।
और केवल साहित्य कविताएं ही नहीं, जिसमें एक ऐसे साहित्यों में ये भी है उस समय का, हर देश का, हर प्रदेश का वेशभूषा आभूषण कैसा है इसमें उल्लिखित है, और प्यार प्रेम कैसा होता था, और प्रेम रस में रहने वाला बहुत बड़ा साहित्य उसमें है। प्रकृति उस समय का एनवायरमेंट, हर महीने का जो एनवायरमेंट, भारत का जो मौसम जो हमेशा बदलते रहते हैं, तो हर महीने का मौसम कैसा रहता है, हर प्रदेश का मौसम कैसा रहता है, वो भी उसमें उल्लेख है। और आयुर्वेद शास्त्र में क्या क्या चिकित्सा संप्रदाय है, जहां तक फर्दरे तक हमारा आयुर्वेद शास्त्र में जो है चिकित्सा प्रथा रहा है, तो अलग अलग जितने भी जो चिकित्सा संप्रदाय क्या क्या है, वो भी मेरा दक्षिण देश के, मेरा द्राविड़ देश के, मेरा भारत के 5000 साल पुराने वेद काल से लेकर उसी समय का साहित्य भी यहाँ पर मिलते हैं, जो जिन लोगों ने ये लिखा है इसके बारे में हमें आज भी नहीं पता, लेकिन वो जो साहित्य आज भी जिंदा है, जिन्होंने भी लिखा है उनका नाम हम अगर न जाने तो भी जो साहित्य जिंदा है इसको पूरा भारत को पढ़ने की आवश्यकता है, नेपाल समेत सारे सनातनी समाज को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और रणभूमि से लेकर रंगभूमि तक जो पहला कदम के हिसाब से इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सच्चिदानंद मिश्रा जी भी जुड़े हैं, डॉक्टर दीप्ति जी भी है, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, वेदों से पुलकित शक्ति अंश तो हम जरूर है, लेकिन वो अंश जो है मेरा दक्षिण से शुरू होता है, दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक पूरा भारत एकजुट हो, पूरा भारत में अपना संस्कृति हर तरह से, हर चिंताओं की तरह से एकत्रित हो, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे अनाम नायकों का ये विशेष संवाद चर्चा जो आप आगे बढ़ाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत आभार मान्यवर आपका, काफी ओजपूर्ण वक्तव्य रहा आपका, कई बातें जानने को समझने को मिला हमें। क्रांति में जितना योगदान तलवार का होता है उतना ही कलम का भी होता है। कलम की ताकत अपनी महत्ता हमेशा सिद्ध करती रही है। और ये जो मैं थोड़ा अलग हट के बोल रही हूँ कि हमारे जो उस वक्त के कवि थे, उन्होंने जितनी ओजपूर्ण रचनाएं की, और जब हमारे जो उस वक्त के सेनानी या उस वक्त की जनता को जगाने का काम किया। एक बहुत शुभ दिन है, कल तुलसी जयंती है, और तुलसी जयंती रामचरितमानस की रचना और उसके उस समय के भारत का परिदृश्य, एक बिखरे हुए भारत को जोड़ने की कोशिश तुलसीदास ने की थी। तुलसी जयंती की भी शुभकामना मैं आप सबों को देना चाहूंगी। और इसी क्रम को बढ़ाते हुए एक ज्ञात नाम जो सिपाही विद्रोह के नायक थे, मंगल पांडे जी को कुछ पंक्तियां छबीलदास की पंक्तियों के साथ में समर्पित करना चाहूंगी। वीरवर मंगल पांडे, प्रतिहिंसा के पथ की तू ही हुआ प्रथम चट्टान, स्वतंत्रता वेदी पर तेरा स्वीकृत था बलिदान, धर्म दीप पर पतित हुआ तू बनकर क्षुद्र पतंग, चढ़ा मात्र मूर्ति पर मानो अग्रिम पुष्प समान, वीरवर मंगल पांडे। तू था वह चिंगारी जिससे भड़क उठी थी आग, तू था वह वैराग्य मिटा जिससे सारा अनुराग, पारावार ज्वार जब आया तू था प्रथम तरंग, लू की लपट बना तू पहले फिर झुलसा था बाण, वीरवर मंगल पांडे। तड़ित पतित पश्चात हुई तू आदिम उल्कापात, बढ़ा झकोरा होकर तू पीछे था झंझावात, मुसलधार झड़की होकर बरसा पहली बूंद, चंड सूर्य था पीछे आगे तू था अरुण उदात, वीरवर मंगल पांडे। समयातीत कार्य था यद्यपि पर तेरा वह त्याग, कौन कहेगा किसी स्वार्थवश था तब आत्मविराग, स्वधर्म हित उन्मत्त हुआ तू होगा यह आक्षेप, यह दूषण है नहीं किंतु है भूषण ही बड़भाग, रहे स्मृति या होवे विस्मृत सैनिक गण की आज, पर तेरा स्मरणीय रहेगा नाम सदा द्विजराज, और बना यदि नहीं रहेगा यह स्मृति स्तंभ, पर पुंज यह पाठ करेगा जब तक सभ्य समाज। ऐसे ही वीरवरों को, बलिदानों को हम
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसी चर्चा को बढ़ाते हुए हमारे बीच दो युवा चेहरे हैं, दो नहीं 3 युवा चेहरे हैं, और मैं उनमें से एक बार पुनः रजनी जी की तरफ मुड़ना चाहूंगी। आज के परिदृश्य में रजनी जी, भारत की जो स्थिति है, कई बार भारत के टुकड़े होने के नारे लगते हैं, कई शैक्षिक संस्थान से ये बातें उठती हैं। ऐसे में युवा पीढ़ी को अगर हम कोई संदेश देना चाहें अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपेक्षा करता है भारत? वर्तमान समय में भारत में जो पिछले कुछ दिनों में जो भारत विरोधी नारे लगे, भारत माँ के टुकड़े करने की जिन लोगों ने बात करी थी, आज जनता ने उनको जवाब देना शुरू कर दिया है। आज आम जनमानस, आज का प्रत्येक युवा जहां भी उन्हें लगता है वो उनको जवाब देना उनके लिए आज खड़ा होना शुरू हुआ है। ये वर्तमान हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और युवाओं के लिए यही संदेश है कि जो मातृभूमि है, माँ और मातृभूमि, वो कभी नहीं बदले जा सकते। आज हम जिस स्थान पे हमारा जन्म हुआ है उसकी रक्षा के लिए अगर अपना सर्वस्व भी अगर बलिदान करना पड़े तो हम लोगों को वो करना चाहिए। और जो लोग अपने इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनको तोड़ने के लिए अगर हमको अपने हाथ भी उठाना पड़े तो अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करना है। क्योंकि बर्दाश्त ही किया तो आज तक भारत के जो टुकड़े हुए हैं वो उसी का एक परिणाम था कि हम चुप रहे, हम सहिष्णु बने रहे। लेकिन आज सहिष्णु बनने का नहीं है, क्योंकि अगर भारत की बात करूं, तिब्बत की बात आती है, जब तिब्बत को कहीं किसी ने रहने को नहीं दिया तो भारत ने उनको यहाँ रखा। रोहिंग्या यहाँ पे आज रह रहे हैं। लेकिन जब भारत की बात आएगी, जब नेपाल की बात आएगी, तो कोई भी देश, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, तो कोई भी देश इनको अपने पास रखने को तैयार नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम प्रत्येक युवा अपनी माँ और मातृभूमि के लिए हमेशा उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और उसकी आन बान शान के लिए तत्पर रहे, इतना ही संदेश देना चाहेंगे। प्रणाम। धन्यवाद रजनी जी, बात सही कही आपने कि एक जो भार होता है कि सब कुछ हम ही क्यों सही, और यही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं उन्हें सही कदम भी अक्सर गलत ही नजर आता है। नेपाल की जो एक पहचान रही कि नेपाल विश्व पटल पर हिंदू राष्ट्र था, पर दुर्भाग्यवश आज हम ये कह नहीं पाते कि नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। और मुद्दा और विषय और परिवर्तन का कारण भी वही तुष्टीकरण, वही राजनीति। सच पूछिए तो वह हिंदुत्व, वह हिंदू धर्म और वह जो एक सनातन धर्म की परंपरा नेपाल की मिट्टी में, नेपाल के कण कण में है, जहाँ हर गली, हर नुक्कड़, हर मोड़ पर अगर आप जाएं तो आपको मंदिर के दर्शन होंगे। और इतनी शिद्दत और इतनी श्रद्धा से लोग अपने धर्म के प्रति निवेदित होते हैं, पर अफसोस कि उनके साथ उनकी पहचान छीन ली गई। पर ये राजनीति का मुद्दा है और मुझे लगता है आज अगर नेपाल में शोध कराया जाए या सर्वेक्षण कराया जाए या जनता से उनकी मत पूछे जाए तो सबसे अधिक हाथ अगर उठेगा तो वह हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के लिए उठेगा। इसी बात को मैं एक बार पुनः अमीर जी से मुखातिब हूँ। अमीर जी, जो ये एक पहलू है भारत पे कई बार जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर जो इसका फायदा उठाते हैं, आप कुछ भी कह के निकल जाते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। तो क्या यह अधिकार ऐसा कि आप अपने ही धर्म और अपनी ही मिट्टी को गाली दें? ये कहाँ तक आज के संदर्भ में सही है और इसे दूर करने के लिए हमारे प्रयास क्या हो सकते हैं? अमीर जी। जी बिल्कुल आप कह रही हैं, और इस प्रकार की चीजें कहीं से भी प्रोत्साहन योग्य नहीं है, और एक बड़ा वर्ग जरूर इसका विरोध कर रहा है। जो लोग एक लंबे समय से भारत में रह करके, भारत का खा करके और निरंतर भारत का विरोध और भारत की जो गौरवशाली चीजें थी उनको लेकर के जो नकारात्मक वातावरण बनाया था, तो उनका विरोध तो हो रहा है।
और भारत के नाम का भी बड़ा व्यापक अर्थ है। यूं तो लोग कहते हैं भारतवर्ष, ज्ञान के प्रकाश में रत, लेकिन चूंकि अभी सोम सुंदरम जी ने कला साहित्य की बात की तो कहते हैं कि दुनिया के जो नाट्य शास्त्र के जनक थे भरत मुनि, उनके अगर विचारों के हिसाब से विचार करें तो भारत का अर्थ है भाव, राग और ताल। तो जो सदैव भावों से भरा हो, जिसके सबों के प्रति जिसके अंदर सबों के प्रति रागात्मक भावनाएं निरंतर हो, और ताल से ताल मिलाकर के जो सबको साथ में लेकर के चल सकता है, तो भारत वो भूमि है। और जहां तक प्रतिकार का प्रश्न है, तो अभी आपने तुलसी बाबा की बात की, कल तुलसी जयंती है। एक समय दिल्ली दरबार ने भी तुलसी बाबा को बुलाया था, तो कहते हैं कि तुलसी बाबा ने लिख भेजा था कि हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो रघुनाथ, तुलसी अब का होई हैं नर के मनसबदार। तो उस दौर में भी जब जब मुगलिया दौर था, जब भारत में हिंदू धर्म मानने के लिए भी कर लगा करता था, तीर्थ यात्रा के कर होते थे, काशी नगरी में हिंदुओं को सब जलाने के लिए भी कर देना पड़ता था। उस दौर में भी तुलसीदास ने ऐसा कहा। और एक भक्तिकालीन अष्टछाप कवियों में कुंभन दास थे, आपके ध्यान में होगा, वल्लभाचार्य परंपरा के अष्टछाप कवि में सूरदास के गुरु भाई। तो कुंभन दास ने कहा, उनको तो पालकी भेजी गई और कहा कि नहीं उसको लेके आना है, तो पालकी में बैठने से इनकार किया उन्होंने और पालकी के आगे आगे चलते रहे। और जब दिल्ली दरबार पहुंचे तो मुगल बादशाह ने पूछा कि महाराज कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि जाके मुख देखत अरुलागे, ताकर करन परय प्रणाम, और आवत जात पनहिया टूटत, बिसर जात हरिनाम। कहा कि अरे जिसके मुख देखने से पाप लगता है, उस दुष्ट के दुराचारी को मुख देखना पड़ रहा है। और आपके चक्कर में मेरी भक्ति की इतनी नुकसान हुई, चप्पल टूटा तो टूटा, पांव में छाले आए तो आए, लेकिन उस परमात्मा का मैं नाम भी बिसर गया। तो ये तो प्रतिकार है। तो भारत वो भूमि है जो ज्ञान की, वैराग्य की, तप की, सबकी भूमि रही है। विष्णु पुराण कहता है गायंती देवा किल गीत गानी, वो भूमि जहां देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। हिंदी फिल्मों में एक सचिन देव बर्मन करके संगीतकार थे, मेरे बड़े पसंदीदार संगीतकार हैं। तो उनकी एक गाने की पंक्ति है, कहते हैं कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी। तो कहाँ हिमालय और कहाँ गंगा मिलेगा। इसी को कविवर गोपाल दास नेपाली कहते हैं कि गिरिराज हिमालय से अपना, कुछ ऐसा ही नाता है, तन वरन वरन मुख निरावरण। तो अभी हम लोग बैठे हैं नेपाल और भारत के लोग, तो हर भारतीय को कविवर गोपाल सिंह नेपाली जैसा कवि चाहिए, और हर नेपाली को गुरु गोरखनाथ जैसा गुरु चाहिए। तो ये तो हमारे एकात्मता और मैत्री का सूत्र है। तो जो लोग कर रहे हैं ठीक है, वो करे हमारी चीजों की, लेकिन अब वो एक दौर आया है, एक नई मतलब चेतना जगी है, खासकर सन 2014 के बाद से, कि जिसमें लोग अपने इतिहास को, अपने गौरवशाली अतीत को लोगों ने ढूंढना और उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जगह जगह लोग लगे हैं उन मनीषियों के ऊपर लिखने का, पढ़ने का, उनकी चर्चा। जैसे मैंने अभी राजा फतेह बहादुर शाही के बारे में कही, आप में से सब लोग मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नेट सर्च करेंगे, उनके बारे में कुछ आएगा। तो ऐसे हर जगह ऐसे जो अनाम नायक, जैसे आपने कहा तिलका मांझी का, और झारखंड में देखिए बिरसा मुंडा है, सिद्धू कान्हू है, टाना भगत है, आंध्रा में देखिए सीता आलाराम राजू है। तो देश के हर हिस्से में, यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि भारत, अरे भारत क्या था, अलग अलग राजाओं का ये था। नहीं, ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं है। जब राज्य के झंडे अलग थे तब भी धर्म का एक झंडा था। जब मुगलिया सल्तनत के खिलाफ असम का अहोम साम्राज्य लड़ रहा था, तो उसके लिए लड़ने वाले अरुणाचल के आदि कबीले से भी लोग आए थे। आदि कबीला अरुणाचल का सबसे बड़ा जनजातीय समूह। तो कैसे हम मान ले कि सब अलग थे। तो ये है कि हमने 1000 वर्ष संघर्ष किया है, और उसी की आज परिणति है कि हमारी धर्म, हमारी परंपरा, कितना भी षड्यंत्र किया गया, कितना भी उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, तब भी वो चीजें नहीं हुई है। आज हम सब बैठे हैं, देखिए भारत देवताओं की भूमि है। आज पीड़ा भी है कि भारत का जो विभाजन हुआ था, इसी 14 और 15 अगस्त के दरमियान हुआ था,
10 लाख लोग मारे गए थे। इतने विश्व इतिहास में किसी भी देश ने, किसी भी समुदाय ने, किसी भी समाज ने इतनी बड़ी आत्माहुति नहीं दी। लेकिन इस देश का इतिहास है, अटल जी अपने काव्य में कहते हैं कि वो रानी पद्मिनी के जौहर की चर्चा करते हैं कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उस काव्य में वो जितने सुंदर तरीके से रानी पद्मिनी के जौहर का चित्रण करते हैं, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वो बुझने वाली आग नहीं सीने में उसे जलाए। तो हजारों लोगों ने इस राष्ट्र के लिए शहादत दी है, योगदान दिया है अनेकानेक रूप में, और ये चलती रहेगी। और मानवता जब भी पुष्पित और पल्लवित हुई है तब तक भारत भूमि से ही, तो ये चलता रहेगा। आपने मुझे अवसर दिया, सब लोगों को जोड़ा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे देश से कर रहे हैं जिनका हमारा आत्मीय हृदय का संबंध है। भले ही ये दुर्भाग्य है उस देश में नेपाल हिंदी आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन आप सबका ये प्रयास, हिमालनी पत्रिका चलाना, ये चैनल चलाना, आज न कल वो समय भी आएगा कि नेपाल में भी हिंदी एक आधिकारिक भाषा के तौर पर आएगी और नेपाल से भी हिंदी साहित्य में लोग निकल करके आएंगे। विनील जी जिस केरल से हैं, उस केरल जैसे सुदूर के दक्षिण के प्रांत में हिंदी और संस्कृत से और हिंदी साहित्य पर भी लोगों ने किया है कार्य। तो एक समय ऐसा आएगा कि नेपाल में भी हिंदी साहित्य को लेकर के, क्योंकि लिपि तो हमारी एक ही है, देवनागरी लिपि है नेपाल की भी और हमारी भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिश्रा जी भी हैं, उन्हें भी सुनना चाहूंगा। और जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद अमिया जी, आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाला। मैं देख रही हूँ कि आप सफर में हैं और आपने सच कहा कि एक मुहिम हमारी भी है कि नेपाल में हिंदी को मान्यता मिले। हिंदी वह भाषा जो सहज, सरल और जो जोड़ने का काम करती है। मैंने जब विनील जी को आमंत्रित लिस्ट इसमें सूची में देखा तो मुझे लगा था कि शायद विनील जी अंग्रेजी में अपनी बात कहेंगे, पर एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही आत्मविभोर करने वाली खुशी मुझे हुई जब विनील जी को मैंने हिंदी में बात करते सुना। क्योंकि साउथ दक्षिण भारत में चले जाएं और खासकर केरल के लिए जो सुनती रहती हूँ, जो पढ़ती रहती हूँ, उस स्थिति में विनील जी को सुनना बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है मेरे लिए। और मैं पुनः विनील जी से ही अनुरोध करूंगी कि एक और बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि भारत एक मुहिम जो कभी कभी चर्चा में आ जाती है बात कि भारत भारत ही क्यों नहीं है, क्यों कभी वह इंडिया होता है, हिंदुस्तान होता है, आर्यावर्त होता है। तो उसके लिए भी युवा पीढ़ी एक ऐसी मजबूत पहल करे कि विश्व पटल पर भारत या जो भी एक शब्द वो उसी नाम से जाना जाए। इसके लिए भी सर्वेक्षण करने की, जनता तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो ये तो आगे मुझे लगता है भारत वह उस दौर से गुजर रहा है जब एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है, विश्व पटल पर इसकी एक मजबूत स्थिति बन रही है। और मैं इसी संदर्भ में अब अपने मान्यवर विनील जी के पास फिर पहुंचना चाह रही हूँ और उसके बाद मैं हिमालय के निदेशक शशिधर मिश्र जी से आग्रह करूंगी। लेकिन उसके पहले विनील जी, आप अपनी और कोई बात, कोई और संदेश देना चाहें तो कृपया आपका स्वागत है। जी, जो भारत के अनाम नायक, ऐसा हम चर्चा में बैठे तो मेरी इच्छा थी कि एक बात आप सभी के सामने रखने की कि 2 साल पहले केरल में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसका नाम है शबरीमला आंदोलन, जो अपने आस्था की रक्षा के लिए, अपने आचार की रक्षा के लिए मेरे केरल के, मेरे दक्षिण देश के हिंदू समाज को केवल विधर्मियों से ही नहीं, हमारे विरुद्ध खड़े थे यहाँ के सरकार, केंद्र के सरकार, सारे राजनीतिक दल, सब जो पुलिस सेना, ब्यूरोक्रेट, सभी जब खड़े थे तब भी शबरीमला आंदोलन में सबसे पहले हमने शुरुआत किया पूरा केरल का, पूरा दक्षिण भारत का और आगे चलकर पूरे भारत का। फिर चलते चलते भाजपा जैसे राजनीतिक दलों का समर्थन मिला। 2 साल तक हम सतत लड़ाई लड़ते रहा
हमें मालूम है कि ऐसा आचार आस्था की रक्षा के लिए 2 लड़ाई इस समय पर हुआ था। एक तो महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर का है और दूसरा शबरीमला का है। शनि सिंगापुर में तो जीत नहीं पाया, पता नहीं उसका जो भी हुआ है, लेकिन हम जीतने के लिए वो लड़ाई के लिए उतरे थे। तो समय पर हमारे युवाओं ने एक बात कहा था, भारत का आदर्श है, भारत के समाज का, सांस्कृतिक समाज का, भारत के रामश्री समाज का जो सिखाया गया है, सीखा गया है, तो सत्यमेव जयते है। लेकिन अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए हम अगर शस्त्र उठाना पड़े तो हम सत्यमेव जयते बोलने के लिए भी हम तैयार हैं। ये हम केवल बताया ही नहीं, इन पॉलिटिकल अर्गेंस को, इन ब्यूरोक्रेटिक अर्गेंस को, इन राजनीतिक दलों को, इन सभी को हमें दिखाते हुए 2 साल तक सतत लड़ाई लड़ते हुए हम शबरीमला आंदोलन में 50% का जीत हासिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का जो अध्यादेश था, अभी वो तो दूसरा जो बेंच के लिए दिया है, चार्टर्स को मेंटेन करने के लिए बताया है। तो हमेशा जो अपने आस्था के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने देश के प्रति जो भी विधर्मियों का पहल आया है, उनको हराते हुए दक्षिण देश हमेशा पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे सनातनी समाज को एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। इसलिए मैं आज के युवाओं से यही कहना चाहूंगा, इन दर्शकों से भी यही कहना चाहूंगा, सत्यमेव जयते तो हम हमेशा बोलते रहे, सत्यमेव जयते तो अपने रगों में है, अपने खून में है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो हम सत्यमेव जयते के बदल में सत्यमेव जयते आज से बोलने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये बात कहता हूं कि आज 1921 का 100 साल पूरा हो रहा है। 1921 में मलबा रिबेलियन के दौरान पूरे केरल में इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा यहाँ के राष्ट्रीय समाज को विधर्मियों द्वारा कत्ल किया गया था, उसका 100 साल जो 100वां साल जो है आज सेलिब्रेट कर रहे हैं मलबा रिबेलियन का, जिसके दौरान बहुत सारे हिंदुओं को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा, बहुत सारे महिलाओं को बलात्कार किया गया, बहुत सारे लोगों को काट के जो कुआं में डाला गया, जिसको तुवर कुआं बोलते हैं, जब रजनी जी केरल आए थे ये भी आकर देखे थे, जो सिर काटते हुए जो कुआं में डाला है, तुवर कुआं है। ऐसे बहुत बड़ा रिबेलियन का 100 साल पूरा हो रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसे अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अभी तो सत्यमेव जयते के जगह पर हमें सत्यमेव जयते बजाने की आवश्यकता है। सत्यमेव जयते को अपने दिल में उतारने की आवश्यकता है, अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये करते हुए जनकंगरी नेपाल जनकमंगरी माँ सीता मैया के जो जन्मदेश से ये जो बुलावा, ये जो चर्चा के लिए मुझे बुलाया है, आप दोनों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमः शिवाय, हर हर महादेव। सादर आभार बिनिल जी आपका। नेपाल और भारत 2 साझी संस्कृतियों को जोड़ने वाला जो देश है, उस नेपाल की धरती से भारत के इस महापर्व पर मैं शुभकामनाएं देती हूँ समस्त भारतवासियों को। और अब हमारे सामने मैं बुलाना चाहूंगी हमारे हिमालय के निदेशक सचिदानंद जी को, वो अपनी बातें रखें और इसके साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर भी ले जा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर श्वेता दीप्ति। मेरा काम है किसी भी समारोह के या तो मैं शुरू में आता हूं और या अंत में आता हूं, और आज मैं अंत में अभी बिनिल जी का सुन रहा था, जो आपकी भारत भूमि से नेपाल को जोड़ने का जो प्रयास आज शुरू किए हैं, दिखाए हैं। कल ही से बिनिल जी कह रहे हैं कि सीता की भूमि हम आना चाहते हैं, माँ जानकी की जन्मभूमि, और संजोगवश मैं वहीं का रहने वाला हूँ। आप सबों को सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ कि माँ जानकी की भूमि पर पधारे, आज हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। लेकिन पहले मैं 4 पंक्ति यहाँ हमारे एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं डॉक्टर मुकेश भटनागर, दिल्ली से अभी बेंगलोर में है, और वो लिख रहे हैं यहाँ पर। मैं उनका 4 पंक्ति आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रबुद्ध पैनल सदस्यों के बीच अपनी 4 पंक्ति पेश करता हूँ। हे नमन
है नमन मेरा उनको जो कर गए कुर्बान बचपन। इस चमन पर आज़ादी के थे वो परवाने, मर मिटे पर ना झुकाया सर, कहते गए आखिरी दम तक जिएंगे शान से, लड़ेंगे कफन तक। उठो नौजवानों न जाने देना बेकार, उन शहीदों की कुर्बानी, आज़ादी की कीमत है जिन्होंने चुकाई। धन्यवाद मुकेश जी। जी, सबसे पहले मैं आज विनील जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इतना अच्छा प्रवचन आप दिए, हमारे यहाँ भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे संजय जी नहीं है, वो तो तकनीकी कारण से नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी उनका कुछ मंतव्य तो आया ही हमारे बीच। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। और दो युवा, एक रजनी जी और एक अमीय जी। रजनी जी के बारे में कल मैं जानकारी हासिल किया तो वहाँ हिमाचल के बारे में पूरी जानकारी मुझे मिली। आज संजोग से उन्होंने अपने दूसरी बार जो बोलकर अपना परिचय भी दे दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मैडम, आपको भी आमंत्रित करता हूँ नेपाल के लिए। हिमाचल से भी हमारा पुराना संबंध है, बहुत पुराना संबंध है। नेपाल के काफी लोग अभी भी हिमाचल में रहते हैं। तो और अब भी हम एक दो ठो प्रोग्राम भी वहाँ कराने वाले हैं, तो जरूर आपकी मदद हम चाहेंगे। और जी बिल्कुल, स्वागत है आपका हिमाचल में, जो भी रहेगा कार्यक्रम रहेगा जी। और अमीय जी तो खैर इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का जोर था कि ये प्रोग्राम करे। आज से नहीं, 6 महीना से कह रहे थे, लेकिन अच्छा दिन, अच्छा संजोग है कि आज ये प्रोग्राम हम शुरू कर दिए। जो तकनीकी कारण से, देखिए अमीय जी को तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, कहीं बाहर उनका वैसा ही दृश्य आ रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जानकारी या बहुत अच्छा मंतव्य रहा उनका। हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति। और नेपाल और भारत का संबंध जो इतनी पुरानी संबंध है, हाँ बीच में कुछ खटास तो जरूर आ गया है, लेकिन आज का हमारा यह प्रोग्राम जो है उसमें जरूर मिठास भरने का काम करेगा। मैं इतना विश्वास व्यक्त करता हूँ। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम हुए हैं और बहुत अच्छा अच्छा विचार यहाँ आया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, और हमारे संचालक डॉक्टर श्वेता दीप्ति हमारी संपादक हैं, वही हमारी पत्रिका चलाती हैं, इससे पहले भी कई काम कर चुकी हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ मैडम, और मैं माइक आपको समर्पित करता हूँ। हम सभी अभी अंतिम पड़ाव में हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम फिर जुड़ेंगे और फिर ऐसे किसी सार्थक बहस में हमारा साथ होगा। रजनी जी से मिलना, विनील जी से मिलना, अमीय जी से मिलना मेरा पहला मर्तबा है कि मैं आप सबों से मुखातिब हूँ, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय ही नहीं, अमूल्य विचार से हमें लाभान्वित किया है, और आगे हमारा साथ बना रहे, हम साथ साथ रहें, और फिर पुनः पुनः आप सबों को इस अमृत महोत्सव, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के बाद 75वें में जो कदम बढ़ा रहा है भारत, वह दिनों दिन प्रगति करे, उन्नति करे, प्रगति करे। और हमारा नेपाल, हम साथ साथ हैं, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जाते, और पड़ोस ऐसा जहां हम अपनी हर चीज से जुड़े हुए हैं, तो वह तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। और हमारी उन्नति, भारत की उन्नति हम सभी साझा है, हमारी विरासत साझी है। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। आप सभी का सादर आभार। प्रणाम। जय श्री राम।
आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।